Hello and welcome dear students to part 2 of your lecture on amendments in CA final direct tax for May 20 and November 20 exams, that is previous year 1920, assessment year 2021. As you are aware, we are going in the order of textbook that I have issued to you. So till now we have finished till chapter number 8, that is assessment of business trust. We go ahead, the next chapter, only one amendment, लेकिन बहुत बड़ा amendment, मतलब actually amendment एक ही है, इजी भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपकी सम सॉल्विंग को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा. द अमेंडमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू लॉसेस विच आर अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट फंड. इन्वेस्टमेंट फंड के जो लॉसेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होते हैं उससे रिलेटेड एक चेंज आया है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको पीडीएफ की शीट में तो पूरा थियरी में लिखा हुआ ही है, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द एग्जिस्टिंग रूल. तो एग्जिस्टिंग रूल कुछ ऐसा है दैट ऑल लॉसेस का जो सेट ऑफ करना होगा या कैरी फॉरवर्ड करना होगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय इन्वेस्टमेंट फंड. जब इन्वेस्टमेंट फंड के प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स क्या हमको प्रॉफिट्स के बारे में भी याद है, बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड ऑल अदर इनकम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स. पास थ्रू ट्रीटमेंट मींस टैक्स विल बी पेड बाय द यूनिट होल्डर इन द प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग अंडर दैट पर्टिकुलर हेड. मींस बिजनेस इनकम यहां पे रहेगा, अदर इनकम्स पास थ्रू, यूनिट होल्डर को टैक्स भरेगा, यूनिट होल्डर टैक्स भरेगा वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. बट लॉसेस सब इधर रहते हैं, ऑल losses. That means set of carry forward of losses has to be done by investment fund. And now what is going to be changed with effect from assessment year 2021? Whatever are the losses incurred by the investment fund, सबसे पहले आप जाके देखो इन्वेस्टमेंट फंड के करंट ईयर के लॉसेस. करंट ईयर मींस इन्वेस्टमेंट फंड ने इस साल 1920 में, 1920 इज योर एग्जाम ईयर, क्या लॉस सफर किया है. स्टेप 1 इज गोइंग टू बी टू टेक सेट ऑफ. ये सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड खुद लेगा. दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट कैजुअल विनिंग्स. बिजनेस लॉस है तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट सैलरी. सैलरी तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट फंड को होगा नहीं. कैपिटल लॉसेस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, उसमें भी लॉन्ग टर्म लॉस ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स. जो सेट ऑफ आपके करंट ईयर में इंटर सोर्स इंटर हेड होता है वो सब सेट ऑफ करो, और सेट ऑफ करने के बाद में जो भी बैलेंस लॉसेस बचे, वैसे भी इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑल्सो करंट पहले सबसे पहले तो सेट ऑफ ही हो रहा था ना. इवन इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो बैलेंस्ड लॉसेस है आफ्टर टेकिंग सेट ऑफ, जो बैलेंस्ड लॉसेस है यू विल डिवाइड देम इनटू two parts. If the loss is in PGBP, then this will be carried forward by the investment fund. That means अब तक भी हम existing rule की बात कर रहे हैं. Set of investment fund लेता है, वो existing rule है. Business loss will be carried forward by investment fund. Existing rule में तो वैसे भी सारे losses investment fund ही ले रहा है, but जो other losses है, this is the change. Actually this is the change. As per the present rule, इन सब लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड ले रहा है, बट द चेंज इज नाउ अदर लॉसेस हम लोग करेंगे पास थ्रू. पास थ्रू मतलब ये लॉस भी हम यूनिट होल्डर को दे देंगे इन देयर प्रपोर्शन. दैट मींस इफ देयर इज 10 लाख कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, एंड उसको करंट ईयर में हम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, बट एज पर अमेंडमेंट ये 10 लाख का कैपिटल लॉस हम लोग यूनिट होल्डर्स को दे देंगे. अज्यूमिंग 10 इक्वल यूनिट होल्डर्स, तो हर एक यूनिट होल्डर अपने अपने असेसमेंट में 1-1 लाख का कैपिटल लॉस लेके जाएगा. एवरी यूनिट होल्डर विल टेक 1-1 लाख का लॉस इन हिज ओन असेसमेंट. दैट मींस जैसे हम प्रॉफिट्स को पास थ्रू करते हैं वैसे हम लॉसेस को भी पास थ्रू करेंगे. तो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था, प्रॉफिट्स में पीजीबीपी विल स्टे हियर, अदर्स विल बी पास थ्रू, लॉसेस सब इधर ही रहेंगे. बट चेंज क्या है, पीजीबीपी में प्रॉफिट और लॉस विल स्टे विद इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर हेड्स में प्रॉफिट के साथ साथ अब लॉस भी पास थ्रू होगा. लेकिन दैट इज ओनली आफ्टर सेट ऑफ. सेट ऑफ नहीं हुआ और कैरी फॉरवर्ड करना है तो सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही करेगा. कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वी विल बी गिविंग इट टू यूनिट होल्डर्स. इज दैट अंडरस्टूड अबाउट करंट ईयर लॉस? बट इफ यू हैव हेल्ड द यूनिट फॉर लेस देन 12 months, कोई यूनिट होल्डर अभी नया यूनिट होल्डर बना है तो उतने यूनिट होल्डर का लॉस लैप्स हो जाएगा. दैट लॉस विल लैप्स इफ यू हैव नॉट, मतलब आपके पास ये वाला यूनिट 1 अप्रैल से नहीं था,
आपने इस साल के बीच में ये यूनिट अक्वायर किया है, इफ दैट यूनिट वाज हेल्ड बाय द यूनिट होल्डर फॉर लेस देन 12 मंथ्स, तो वो वाले लॉस का यूनिट होल्डर को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा. दैट मीन्स फर्स्ट वॉट एवर आर योर लॉसेस, वी आर टॉकिंग ओनली करंट ईयर 1920 का लॉसेस. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात बाद में करेंगे, पहले करंट ईयर के निपटाते हैं. फर्स्ट पिकअप योर करंट ईयर लॉस और सेट ऑफ जैसे भी कर सकते हो कर लो एज पर सेट ऑफ चैप्टर. जब नहीं कर पा रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. बिजनेस लॉस लाइक द नॉर्मल सिस्टम, इन्वेस्टमेंट फंड विल कैरी फॉरवर्ड. अदर लॉसेस को हम यूनिट होल्डर्स को पास थ्रू करेंगे, लेकिन जैसे हमारे एग्जांपल में 10 यूनिट होल्डर था, अगर वो 10 में से 2 यूनिट होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने इस साल ही ये यूनिट परचेस किया है, दैट मींस दे हैव हेल्ड द यूनिट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, तो उनको पास थ्रू में भी लॉस नहीं मिलेगा, वो लॉस लैप्स हो जाएगा. दैट मींस जो यूनिट होल्डर पहले से है उनको लॉस मिलेगा, जो पहले से नहीं है उनका लैप्स हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ करंट ईयर लॉस. एंड नाउ व्हाट अबाउट द लॉसेस विच वर अक्यूमुलेटेड ऑन 31st March 19. ये सारे के सारे लॉसेस तो इन्वेस्टमेंट फंड के पास ही अक्यूमुलेट हुए थे ना. टिल लास्ट ईयर, टिल द ईयर 18-19 सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड तो इन्वेस्टमेंट फंड ही कर रहा था ना. ऑल लॉसेस वर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड ओनली. नो, रूल आपका करंट ईयर से चेंज हो रहा है. लास्ट ईयर तक तो ऑल लॉसेस वर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, तो जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे वो सब लॉसेस तो इन्वेस्टमेंट फंड के पास ही होंगे. तो लिसन, पीजीबीपी के लॉसेस विल कंटिन्यू विथ इन्वेस्टमेंट फंड. पीजीबीपी लॉसेस विल कंटिन्यू विथ इन्वेस्टमेंट फंड. तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. जो भी ऑब्वियसली बैलेंस पीरियड, अगर टोटल 8 साल में से 3 साल चले गए तो 5 साल, 4 चले गए तो 4, जितने भी 8 ईयर्स में चले गए उतने ईयर्स माइनस करके, एंड जो भी आपके अदर लॉसेस होंगे, whatever will be your other losses. Other losses means capital loss, IFOS loss, all those losses हम लोग pass through करेंगे. That is unit holders, but obviously for balance period. यानी कि अगर certain number of years investment fund ने already carry forward ले लिया है, say capital loss, इन्वेस्टमेंट फंड ने 3 साल कैरी फॉरवर्ड ले लिया है, तो जो बाकी का बचा हुआ 5 साल है, फॉर बैलेंस पीरियड will be strictly as per provisions of set of chapter. Set of chapter में जो rules हैं वो balance period strictly उसके according decide किया जाएगा. For balance period as per the provisions given in set of chapter. Are we clear? So current year losses first set off, balance losses PGBP carry forward with investment fund, and other losses pass through to unit holders except those losses where unit has been held for less than 12 months, वो lapse हो जाएगा. एंड एज फार एज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आर कंसर्न, उसमें से कुछ भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि वो तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. बिजनेस लॉस इन्वेस्टमेंट फंड के पास चलने दो एंड अदर लॉसेस को पास थ्रू कर दो, बट यूनिट होल्डर को बिगिनिंग से नहीं मिलेगा, जो बैलेंस पीरियड है सिर्फ उतना ही मिलेगा. दिस इज द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन योर चैप्टर टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स. एक ही चेंज हुआ है लेकिन इट विल इंपैक्ट योर सम सॉल्विंग फॉर श्योर. नेक्स्ट चैप्टर डिविडेंड एंड बोनस ट्रिपिंग, नो चेंज. पार्टनरशिप फर्म, नो चेंज. सरचार्ज का कोई चेंज नहीं है. सरचार्ज इनका जो अप टू 1 crore 0 एंड मोर देन 1 crore 12% वो ही चलेगा. दैट 25, 37 ऑल दैट हैज हैपेंड ओनली फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. इन योर चैप्टर असेसमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 September 19, एक ही चेंज आया है. एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज्यादा रेलेवेंट है, एग्जाम लाइफ में इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा. द कमिश्नर और द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑब्वियसली इज द पर्सन विच ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ऑल्सो हैज द पावर टू कैंसल रजिस्ट्रेशन. ये सब इसके पास है. तो ये कमिश्नर आपके लिए जो भी कंडीशंस ले डाउन करता है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपने वो सेटिस्फाई नहीं की तो ऑब्वियसली ही कैन कैंसल योर रजिस्ट्रेशन. बट नाउ दिस कमिश्नर इज बीइंग एम्पावर्ड to check the requirements of any other law which is applicable. अगर इस चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई और लॉ अप्लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रजिस्टर्ड इन द सोसाइटीज एक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट. अरे कोई हमारी जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, दैट मीन्स इनकम टैक्स के तो रूल्स आपको कंप्लाई करने ही है. इन विच एवर अदर लॉ यू आर कवर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट लॉ ऑल्सो. और अगर आपने वायोलेशन किया इनकम टैक्स का नहीं, वो अदर एप्लीकेबल लॉ का, देन द CIT कैन डिनाई रजिस्ट्रेशन और कैंसल रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन देने के टाइम या रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के टाइम CIT इज नाउ एम्पावर्ड टू चेक द
कंप्लायंस विथ अदर लॉ, और अगर वायोलेशन हुआ है अदर देन इनकम टैक्स, किसी और लॉ का वायोलेशन हुआ है, तो सीआईटी उस केस में भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. दैट्स अ स्मॉल चेंज दैट हैज टेकन प्लेस. इट विल हैव far reaching practical impact. Exam point of view, bare minimum impact होगा. The CIT is now empowered to check violation of other law also with effect from 1st September 19. Only one amendment in assessment of religious and charitable trust. Let's go ahead. Political parties का अगला चैप्टर हमारी टेक्स्ट बुक में एक ही अमेंडमेंट जो मैं ऑलरेडी आपको कैश लोन्स का चैप्टर दैट इज 269 एसएस के चैप्टर में बता चुका हूं. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st September 19, पॉलिटिकल पार्टी को जो वॉलंटरी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन मिलते हैं, अब तक द रेस्ट्रिक्शन वाज यू कैन रिसीव इन अकाउंट पे चेक. 2000 से ऊपर का डोनेशन, 2000 से ऊपर का डोनेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है तो अलावेबल मोड्स अब तक है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स. लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू अ बैंक के साथ साथ अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड दैट इज वॉलेट्स के अंदर ऑब्वियसली यूपीआई एंड ऑल विल बी कवर्ड. प्राइवेट एंटिटीज को हम प्रमोट नहीं करने वाले हैं, बट ये अमेंडमेंट जिस चैप्टर में देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड, मैं आपको कैश लोन्स में भी बोला था, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, वेर एवर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ ट्रांसेक्शन, वो सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर दिस अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, नो अमेंडमेंट, तो हमको कोई डिस्कस करने का जरूरत नहीं है. A lot of changes have taken place in your chapter MAT, that is minimum alternate tax, and most of these changes have taken place by the ordinance. जो ordinance आया 20 सितंबर को, टैक्सेशन, पूरा नाम बता रहा हूं, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019. ऑल ऑफ सडन साल के बीच में फाइनेंस मिनिस्टर का मन हुआ और साल के बीच में तीसरा बजट लेके आए, पागल करके रख दिया. खुद तो पागल हुए ही है, हमको भी पागल करके रख दिया है. भगवान की दया से मेरे जितने भी बैच चल रहे थे May 20 अटेम्प्ट के, उसमें से किसी में भी मैंने मैट नहीं पढ़ाया. अगर मैंने किसी में भी मैट पढ़ाया होता तो इट वॉज पॉसिबल दैट मुझे पूरा का पूरा चैप्टर वापस पढ़ाना पड़ता, बिकॉज ट्रिमेंडस चेंजेस हैव टेकन प्लेस थ्रू द ऑर्डिनेंस ऑफ 2019. Ordinance of 2019 has brought tremendous changes in our chapter MAT, that is minimum alternate tax. और इन changes का अगर मैं आपको एक impact बताऊं छोटा सा, I am teaching you the amendments immediately now, टेंशन मत लो, लेकिन अगर मैं आपको impact बताऊं इन changes का, तो the impact is more than 90% companies of our country अब वो MAT के नेट से निकल जाएगी. आज तक हम बोलते थे that MAT is going to be applicable for एवरी कंपनी, सिर्फ कुछ एक कंपनीज को छोड़ के. मैं मेंशन कर रहा हूं कौन सी कंपनीज. वैसे आई हैव अज्यूम्ड दैट एग्जिस्टिंग प्रोविजन आपको पता है एंड खाली अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ सम स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रोविजन बता रहा हूं. अंडर सेक्शन 115 JB मैट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, डोमेस्टिक हो, नॉन डोमेस्टिक हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, एवरी कंपनी. कुछ कंपनीज को छोड़ के, कंपनी डूइंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मैट एप्लीकेबल नहीं था. कंपनी which is coming from a foreign company where India has a double taxation avoidance agreement, but company does not have permanent establishment in India. तीसरा, foreign company where India does not have permanent establishment and that company is not required to register under any law of India. And चौथा, presumptive taxation 44B, BB, BBB, BBA, जो नॉन रेसिडेंट्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आए, अगर उसमें से कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपने ऑप्ट किया है तो only if you have opted then MAT will not be applicable. इन कंपनीज को छोड़ के इंडिया में बाकी सब कंपनीज को मैट लगता था and that covered almost every company because these were selected companies. But now ऑर्डिनेंस ने इनकम टैक्स में दो नए स्पेशल रेट के सेक्शन लाए फॉर कंपनीज, 115BAA एंड 115BAB. अगर आप एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपके लिए 115BAB लगेगा, वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर. एंड अगर आप एक एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, सर्विस कंपनी हो, देन फॉर यू वी हैव ब्रॉट 115BAA. सो न्यू कंपनीज के लिए BAB है, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए 115BAA. एंड न्यू कंपनीज ऑल्सो ओनली इफ मैन्युफैक्चरिंग. सो न्यू अगर ट्रेडिंग है तो भी BAA में आएगा. दिस इज ओनली न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. न्यू मतलब कौन सी डेट से इनकॉर्पोरेशन, वो भी रूल दिया है, सब कुछ बताऊंगा. दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज. हम लोग आपको दे रहे हैं ऑप्शन अंडर 115BAA. द ऑप्शन इज
पे टैक्स एट 22%। तो आपकी जो भी नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स है, चाहे वो 30% हो, 25% हो, वो भरने की जरूरत नहीं। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज कंपल्सरी सरचार्ज, कंपल्सरी। नॉर्मली सरचार्ज आता है ओनली इफ इनकम क्रॉसेस सर्टेन अमाउंट, और कंपनीज में तो 1 करोड़ है, 50 लाख के बाद आता भी नहीं है, लेकिन यहां पे कंपल्सरी 10% सरचार्ज एंड 4% एचईसी तो हमेशा ही लगता है। सो इन 115BAA वी आर सेइंग 22 plus 10 plus 4, that effective rate is coming to somewhere about 25.168%। कंपल्सरी सरचार्ज है ना, कंपल्सरी तो हमेशा 10% आएगा, एंड ये एचईसी तो हमेशा आता है 25.168%। दैट इज 115BAA। व्हाट इज 115BAA? पे टैक्स एट अ रेट ऑफ 25.168%। ये ऑप्शन है। ऑब्वियसली ऑप्शन के लिए आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। एंड 115BAB जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आया है, उसके लिए तो 15% रेट रखा, 15 प्लस 10% सरचार्ज ऑलवेज कंपल्सरी, प्लस 4% एचईसी। अगर आप 15 प्लस 10 प्लस 4 करोगे, देन ऑल इंक्लूसिव टैक्स रेट 17.16% मिलेगा। सो इवन इफ सरचार्ज इज कंपल्सरी, नॉर्मली सरचार्ज कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन यहां पे BAA की 22% एंड BAB की 15%, इन दोनों के अंदर कंपल्सरी 10% सरचार्ज एंड 4% एचईसी, ये दोनों कंपल्सरी। और अगर आप ये दोनों कंपल्सरी में ऐड कर भी देते हो, तो BAA का नेट रेट इज 25.168 एंड BAB का नेट रेट इज 17.16। कोई भी कंपनी अगर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लेती है तो टैक्स रेट 30% है। सरचार्ज आए कि नहीं आए, लेकिन एचईसी तो आएगा, एंड द रेट विल बी हायर देन दीज रेट्स। इफ देयर इज अ कंपनी जिसका वो टर्नओवर का क्राइटेरिया करके कुछ है, दैट 2 साल पहले का टर्नओवर, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन, तो 25% का टैक्स रेट इंस्टेड ऑफ 30% इज अवेलेबल। बट अपेरेंटली वो 25 भी, चलो ये 17.16 से तो ज्यादा ही है, दैट मीन्स एक बात तो पक्की है, दैट 115BAB इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। एंड एज फार एज 115BAA इज कंसर्न, नॉर्मल रेट 25 है और यहां पे आपको 25.168 लग रहा है, तो किसी किसी को लगता है कि 115BAA में ज्यादा रेट है, लेकिन अक्कल के दुश्मनों, 25% जो रेट है उसमें सरचार्ज अगर नहीं भी आए, बिकॉज सरचार्ज विल डिपेंड ऑन टोटल इनकम, अगर आप 4% सेस ऐड करोगे ना, तो 25 के ऊपर 4% ऐड करने पे 26 जाएगा। यहां पे सरचार्ज होते हुए भी ये कम होगा, और यहां पे भी ये तो विदाउट सरचार्ज खाली एचईसी, अगर सरचार्ज ऐड करोगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस एक बात पक्का है, दैट दीज टू टैक्स रेट्स आर लोअर देन नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स ऑफ कंपनीज। भले इसमें सरचार्ज और एचईसी कंपलसरी है, सरचार्ज और एचईसी कंपलसरी में भी अगर आप ऐड करके जो नेट रेट्स फाइंड आउट करते हो फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज BAA, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बिकॉज BAB इज फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, BAB 25.168 all inclusive and 17.16 all inclusive is still going to be lower than your existing tax rates, जिसके अंदर आपने एचईसी ऐड कर दिया तो भी ज्यादा हो जाएगा और सरचार्ज आएगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा। सो दीज आर ऑप्शनल रेट्स। ऑब्वियसली अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। सो देयर विल बी 2 कैलकुलेशंस, आप वो सब टैक्स बेनिफिट ले लो and calculate as per normal rates, that is 30 or 25% plus surcharge plus HEC, या फिर वो सारे टैक्स बेनिफिट छोड़ दो and pay tax at these rates, whichever is beneficial. Obviously assessee will opt for whichever is beneficial, लेकिन 115BAA and BAB में टैक्स रेट कम होने के साथ साथ एक और हिडन बेनिफिट ये है, दैट दीज कंपनीज which are opting for BAA and BAB, so BAA and BAB are optional, उनको MAT applicable नहीं होएगा। Yes, you have heard it right. The list of, so BAA BAB में थोड़ी देर बाद नीचे एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो मेरा पॉइंट 5 है। BAA BAB में एग्जैक्टली कौन से टैक्स बेनिफिट छोड़ने हैं वो मैं बाद में कर रहा हूं, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अभी के लिए माई एक्सप्लेनेशन इज ओनली दिस मच, BAA BAB में एक बेनिफिट तो सामने दिख रहा है, दैट कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स। मानते हैं कि कुछ टैक्स बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे, बट जो कंपनी को वो टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए तो अच्छा ही है। और सबसे हिडन बेनिफिट
MAT will not be applicable. So if you pay tax according to 115BAA, already you will have benefit of lower rate plus MAT also apply नहीं होगा. तो बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा motivating होगा to shift to the new regime of taxation, that is pay tax according to the optional section BAA BAB. खाली नुकसान इतना है कि आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज द रेट्स ऑफ टैक्स आर कंसेशनल, दैट इज 25.168 and 17.16 all inclusive, and सबसे हिडन एडवांटेज MAT will not be applicable. तो आपको आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं करना है, which is why over 90% companies of our country are preferably now going to move to the new regime of taxation. They would choose to go to BAA BAB, pay tax at lower rates by leaving tax benefits, और MAT भी अप्लाई नहीं होगा. तो ज्यादातर कंपनीज अब MAT के एंगल से निकल जाएगी. एवरी टाइम आई टीच MAT इन क्लास, आई टेल स्टूडेंट्स रेगुलरली कि MAT एक बहुत ही अनफेयर चैप्टर है जहां पे आपको जबरदस्ती बुक प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ता है. दिस शुड बी अबॉलिश्ड. इन्होंने अबॉलिश तो नहीं किया, लेकिन BAA और BAB के आने से सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंपनीज बाहर हो जाएगी. लेस देन 10% कंपनीज इन अवर कंट्री, वो भी बता देता हूं कौन सी, जिन कंपनीज को वो टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स भी सेंसिबल नहीं है, हायर रेट पे टैक्स भरना इज बेटर. वो वाली कंपनीज जो पुराने वाले टैक्स रेट्स में कंटिन्यू करेगी, वो वाली कंपनीज 115BAA और BAB का ऑप्शन नहीं लेगी, वो वाली कंपनीज के लिए MAT अभी भी अप्लाई करेगा. लेकिन मैक्सिमम कंपनीज यू विल बी ऑब्जर्विंग विल गो टू द न्यू रेजिम, MAT अप्लाई नहीं करेगा. तो पहले वाले अमेंडमेंट के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नॉट टॉट यू 115BAA BAB. BAA BAB में मैंने खाली आपको रेट बताया, रेट के अलावा और कुछ भी नहीं बताया. आई हैव ओनली टॉट यू द रेट्स. मेन चीज यहां पे ये बोलनी थी कि अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो MAT नॉट एप्लीकेबल. BAA BAB के सारे कंडीशन नीचे मेरे पॉइंट नंबर 5 के अंदर कवर्ड है. क्लियर? नाउ दैट मीन्स कैन आई से MAT इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस कंपनीज. 90% कंपनीज नए रेजिम में चली जाएगी क्योंकि यही बेनिफिशियल रहेगा, एंड देयरफॉर MAT वोंट बी एप्लीकेबल. बट दो सिलेक्टेड फ्यू कंपनीज जो अभी भी MAT में कवर्ड है, देयर MAT का रेट, सेकंड अमेंडमेंट, MAT का रेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 18.5 टू 15. वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस अगेन जो ऑर्डिनेंस लेके आए, MAT का रेट चेंज हो रहा है. 18.5 से रिड्यूस होके 15% बनेगा आपका रेट ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. सो IFSC का जो 9% है वो तो एज इट इज रहेगा ही. रेट ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स for IFSC will continue at 15%. For IFSC it will continue at 15%. But for other companies, 15 बोल रहा हूं, sorry. IFSC it will continue at 9%. But for other companies rate is reduced from 18.5 to 15%. Are we clear? So पहला अमेंडमेंट जो BAA BAB ले लेगी वो 90% कंपनीज, MAT नॉट एप्लीकेबल. दूसरा अमेंडमेंट जिसको एप्लीकेबल रहेगा भी वो 10% कंपनीज, 18.5 से रिड्यूस होके 15%. लेट्स गो नेक्स्ट. नॉर्मल टैक्स रेट 30%, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं. बट इफ योर टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 17-18 इज अप टू ₹400 crore, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 400 crore, देन आपको कंसेशनल टैक्स रेट 25%. तो सुनो, नॉर्मल रेट्स अभी भी जो 30 और 25, अमेंडमेंट क्या हुआ है पता है? ये जो हर साल, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, पीपल आर अवेयर ऑफ दिस. ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ फ्रॉम प्रीवियस ईयर 16-17. इन 16-17 यू हैड टू चेक टर्नओवर ऑफ 14-15, अगर 5 करोड़ से कम था तो 25% टैक्स रेट. 17-18 में यू हैड टू चेक टर्नओवर ऑफ 15-16, 50 करोड़ वाज द लिमिट. लास्ट ईयर, एज वी आर अवेयर, लास्ट ईयर दैट वाज 18-19, वी हैड टू चेक टर्नओवर ऑफ 2 years ago, that is 16-17, एंड लिमिट 250 करोड़ था. अब वो 250 करोड़ की लिमिट को चेंज करके 400 करोड़. तो 2 साल पहले का टर्नओवर जो चेक किया जाता था हमेशा, पहले 5 करोड़ का लिमिट था, फिर 50 हुआ, लास्ट ईयर इट वाज 250, नाउ द लिमिट इज चेंज टू 400 करोड़. सो वी आर इन विच प्रीवियस ईयर? 19-20. तो हम लोग कौन से साल का टर्नओवर चेक करेंगे? 2 साल पहले, 17-18. 19-20 के लिए वी विल चेक द टर्नओवर ऑफ 17-18. अगर वो 400 करोड़ से कम था तो 25%, और ज्यादा था तो 30%. मतलब 19-20 की टैक्स रेट के लिए आप 19-20 का टर्नओवर नहीं देखोगे, आप 18-19 का नहीं देखोगे, आप 17-18 का देखोगे. 17-18 का टर्नओवर अगर अप टू 400 करोड़ था तो 25, नहीं तो 30. लिसन, अगर आप 25 भी ले लेते हो, देन ऑल्सो सेस के साथ में इट विल बिकम 26. मैं सरचार्ज को इग्नोर कर रहा हूं, then also it will become 26. सरचार्ज होएगा तो और भी ज्यादा होएगा. That means BAA और BAB in normal rates, भले भी उन दोनों में सरचार्ज कंपलसरी है, तो भी इन नॉर्मल रेट से तो BAA और BAB ही बेनिफिशियल रहेगा, प्लस MAT ऑल्सो
नॉट एप्लीकेबल. सो अमेंडमेंट इन नॉर्मल रेट्स इज व्हाट? मैट का रेट 18.5 से 15 हो गया. BAA और BAB में नए रेट्स आए हैं एंड मैट नॉट एप्लीकेबल. लेकिन नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स 30% और 25% वेयर यू कैन टेक ऑल द टैक्स बेनिफिट्स ऑल्सो. एग्जिस्टिंग में इनकम टैक्स में एक सेक्शन था 115BA वेयर इफ यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 March 16 and you are doing only manufacturing and no other business, और आप ये सारे टैक्स बेनिफिट छोड़ दो. SEZ, साइंटिफिक रिसर्च, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलावेंस जो हमको पीजीबीपी में 32AD, 35AD, 35CCC, 35CCD जो भी पीजीबीपी में टैक्स बेनिफिट मिलते थे, एंड इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 से डिडक्शन अदर देन 80JJAA बिकॉज JJAA इज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, वो ले सकते हो. बाकी सब छोड़ दो तो 25%. लेकिन लिसन, जो नया वाला 115BAA आया है ना, जो नया वाला 115BAA आया है ना, उसमें आपको यही सब टैक्स बेनिफिट छोड़ देने, उसमें आपको यही सब टैक्स बेनिफिट छोड़ने हैं. और उसका तो रेट 22 है, 22, और सरचार्ज और सेस ऐड करने के बाद भी इट इज 25.168. और ये वाले 25 में आप सेस भी ऐड करोगे तो भी ज्यादा जाओगे. इन अदर वर्ड्स 115BA का जो सेक्शन है that nobody will take. If I am covered in 115BA, then it is better to be covered in 115BAA, क्योंकि जो टैक्स बेनिफिट मुझे यहां पे छोड़ने हैं वही टैक्स बेनिफिट मुझे BAA में छोड़ने हैं. और इस 115BA में ऐसी एक लाइन लिखी थी कि एक बार आप ये ऑप्शन ले लेते हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो हमने ऑप्शन आपको दे दिया है that if you are going to BAA, मतलब 115BA को छोड़ के BAA में जाना अलाउड है. If you leave 115BA, you can go to 115BAA, pay tax at 22%, plus surcharge 10%, plus HEC 4%. Effective tax rate will be 25.168%, which will still be less than 25 plus cess of total 26%. और आपको छोड़ने सेम टैक्स बेनिफिट. मींस ये सारे के सारे कंडीशन 115BAA में ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहे हैं, एंड विच इज वाई इनफैक्ट 115BAA में 3 ही कंडीशन है, उल्टा यहां पे ज्यादा कंडीशन है. So people will prefer to satisfy 115BAA and pay lower rate, और उसको मैट भी अप्लाई नहीं करेगा. जो 115BA में जाता था उसको मैट भी लगता था, तो BA तो हमारा निकल गया. So what is our only option? नॉर्मल रेट्स 30 या टर्नओवर की कंडीशन सेटिस्फाई की तो 25, और अगर ये नहीं करना है तो इन रेट्स में चले जाओ. इन रेट्स में आपको टैक्स बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा, मगर रेट ऑफ टैक्स कम है, प्लस मैट ऑल्सो विल नॉट बी एप्लीकेबल. BAA एंड BAB वेरी सून आएगा. खाली ये जो 4th अमेंडमेंट, एक छोटा सा अमेंडमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, एक छोटा सा अमेंडमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, देन वी विल टॉक अबाउट जो BAA एंड BAB जो नए सेक्शन आए जिसके बारे में हम कंटिन्यूअसली डिस्कशन कर ही रहे, वो 2 सेक्शन के बारे में, उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी सून अबाउट BAA एंड BAB. बुक प्रॉफिट कंप्यूटेशन के अंदर एक अमेंडमेंट आया है, दैट इज पॉइंट नंबर 4. स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट, एड साइड 15 एडजस्टमेंट्स, लेस साइड 14 एडजस्टमेंट्स. वो लेस साइड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हर सम में आता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस. व्हाट इज द नॉर्मल रूल? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और अदर बिजनेस लॉस आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अरे बुक प्रॉफिट में लॉसेज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज लोअर, करेक्ट. एक ऐसी कंपनी है जिसको ये दोनों मिलता है, विच इज दैट वन कंपनी जिसको ये दोनों मिलता है? दैट कंपनी जिसका इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसको दोनों मिलता है. अब एक और कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन सस्पेंडेड बाय NCLT अंडर सेक्शन 241 ऑफ न्यू कंपनी लॉ. NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड करने का, या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करती है. सो इफ इन अ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन सस्पेंडेड और न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड, तो वो वाली कंपनी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी और उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब सब्सिडरी, चेन होल्डिंग कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हुए, वो कंपनी, उस कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी, दे विल गेट बोथ विच एवर इज लोअर. नहीं मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस विच एवर इज लोअर का नॉर्मल रूल है, लेकिन दोनों मिलने वाला एक्सेप्शन अब तक खाली एक ही था, कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी. बट नाउ वी हैव वन मोर थिंग जहां पे आपको दोनों मिलेगा. वी हैव वन मोर थिंग जहां पे आपको दोनों मिलेगा. व्हाट इज दैट वन मोर कंपनी? दैट कंपनी, उसकी सब्सिडरी और उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हुआ है या नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हुआ है, देन यू विल गेट UAD या बिजनेस लॉस विच एवर इज लोअर. नहीं, यू विल गेट UAD एंड बिजनेस लॉस, बोथ मिलेगा. तो अभी बोथ में 2 कंपनी आ गई,
इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड एंड सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंडेड। तो लेकिन वो सस्पेंडेड के अंदर जो कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी एंड सब सब्सिडरी तीनों को मिले। फॉलोड। नाउ लेट्स कम टू द टू न्यू सेक्शंस इंट्रोड्यूस विद द ऑर्डिनेंस 115B AA भी हम लोग करेंगे, BAB भी करेंगे। पहले BAA की बात करते हैं। अब तक मैंने आपको क्या चीज बता दी है, 22% इज द रेट, कंपल्सरी सरचार्ज 10 एंड कंपल्सरी HEC अगर आप 4 कर भी दोगे देन ऑल्सो द इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी 25.168%। और अगर आप नॉर्मल रेट्स में जाते हो 30 तो ऑब्वियसली हाई है, 25 इससे लो दिखता है लेकिन सेस ऐड करके 26 हो जाएगा और सरचार्ज तो है तो और भी हो जाएगा। दैट मीन्स एक बात तो पक्की है कि ये रेट लो है, प्लस मैट ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। यस और नो? मैट ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, यू हैव टू बी अ डोमेस्टिक कंपनी। ऑल दिस इज फॉर डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक के लिए कोई चेंज नहीं है। सेकेंड, एंड ये सबसे मेन, यू विल हैव टू लीव द SEZ डिडक्शन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये सब PGBP के सेक्शन है। अमेंडमेंट लेक्चर इज ऑन दी असम्पशन दैट यू नो हमको 32 AD में एक डिडक्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का, 33 AB ABA टी कॉफी रबर साइट रिस्टोरेशन, सेक्शन 35 में सब सेक्शन 1 में क्लॉज 2 2A 3 35 2AA and 35 2AB, all these deductions which we claim in scientific research, 35 AD specified business, CCC agriculture extension, CCD skill development and income related chapter 6A deduction other than 80JJAA, ये सब छोड़ दे। तो सुन 115BA में भी ये छोड़ना पड़ता था और छोड़ के 25%, और यहां पे छोड़ के आफ्टर एडिंग एवरीथिंग, यहां पे देखो रेट 25 है लेकिन सेस के साथ में ज्यादा होएगा ना, तो नेट तो 26 हो रहा था, यहां पे आफ्टर एडिंग एवरीथिंग ऑल्सो इट इज कमिंग टू अ लोअर रेट प्लस मैट ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो जो भी कंपनी 115BAA का कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो 115BA को छोड़ देगी, एंड हमने यहां पे वो लाइन डाल भी दी दैट यू कैन लीव BA एंड गो टू BAA, वो ऑप्शन भी दे दिया क्योंकि BA को छोड़ना अलाउड नहीं था। तो नया सेक्शन का बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो हमने वहां पे अमेंडमेंट लाया, आप BA छोड़ के BAA में जा सकते हो। आप BA छोड़ के नॉर्मल रेट्स में नहीं आ सकते हो, 30 में 25 में नहीं आ सकते हो, लेकिन BAA में जा सकते हो। दिस ऑप्शन ऑल्सो यू हैव टू एक्सरसाइज बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड दिस ऑल्सो वंस एक्सरसाइज कैन नॉट चेंज। तो एक बार आपने ये सब डिडक्शंस छोड़ दिए तो आपको वापस लाइफ में ये कभी भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, और इन डिडक्शंस का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो भी नहीं। सो ऑल यू विल गेट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन डिडक्शन, ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना 32 AD मिलेगा, ना साइंटिफिक रिसर्च मिलेगा, ना 35 AD 10AA, कुछ नहीं मिलेगा, सब छोड़ दो। लेकिन लिसन, CBDT ने एक सर्कुलर निकाल के आपको एक बात समझाई आपके बेनिफिट के लिए। लिसन, CBDT सेज, क्या ऐसा हो सकता है कि some assessees have got brought forward losses regarding these deductions? अगर आप नए वाले स्कीम में चले गए तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लैप्स हो जाएंगे बिकॉज यू हैव टू लीव एवरीथिंग। लेकिन ये नए वाली स्कीम में जाने के लिए कोई स्टार्ट डेट थोड़ी ना है, बाद में जा, तू नॉर्मल में रहे। मतलब एक काम कर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ले विथ रिस्पेक्ट टू दीज डिडक्शंस और नॉर्मल रेट्स के हिसाब से टैक्स भर दे, और जब तेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस खत्म हो जाएंगे तब तू नई वाली स्कीम में चले जाना, सब टैक्स बेनिफिट तेरे छोड़ देना और मैट भी अप्लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स देयर विल स्टिल बी सम कंपनीज विच विल कंटिन्यू इन दी ओल्ड रेजिम। जिन कंपनीज को ये डिडक्शन लेने हैं, इनके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के बेनिफिट लेने हैं, वो कंपनी नए स्कीम में थोड़े साल बाद शिफ्ट होएगी। दोज कंपनीज विल कंटिन्यू इन द ओल्ड रेजिम, मैट विल बी एप्लीकेबल 15%, वो अमेंड हो गया, समझा? मतलब कुछ कंपनीज है जो अभी भी ओल्ड रेजिम में कंटिन्यू करेगी। सो डोमेस्टिक कंपनी ये सब टैक्स बेनिफिट छोड़ दो, इनके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी छोड़ दो, और लेना है तो ले लो, थोड़े साल बाद में शिफ्ट होना। देयर इज नो स्टार्ट डेट टू एंटर 115BAA, लेकिन एंटर हो गए, बाद में बाहर आना अलाउड नहीं है, तो बाद में घुसना, बाहर मत आना। अंडरस्टूड? एंड बिफोर ड्यू डेट यू हैव टू डिसाइड। तो अगर आप 115BAA को ऑब्जर्व करोगे, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू ऑल कंपनीज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सबको। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पहले 115BA में बेनिफिट मिलता था, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोलती है सर फिर हमारे लिए अलग बेनिफिट क्या? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए नया बनाया BAB। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 15%, कंपल्सरी 10% सरचार्ज और 4% सेस भी लगा दोगे ना, तो भी इफेक्टिव रेट 17.16, वो बहुत कम है, प्लस मैट ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट। डोंट फॉरगेट दैट मैट इज ऑल्सो
नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। तो आपको ये डबल बेनिफिट मिल रहा है दैट मैट ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। कैन यू सी दैट? व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट, यू हैव टू बी अ डोमेस्टिक कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 October 19। आपको कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूं न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो यहां पे नहीं आ सकती, उसको BAA लेना पड़ेगा। BAA ये सिर्फ न्यू कंपनी के लिए, और तेरे को मैन्युफैक्चरिंग चालू करना पड़ेगा बिफोर 31 March 23। कमेंस मैन्युफैक्चर बिफोर 31 March 23। सो इनकॉर्पोरेट आफ्टर 1 October एंड कमेंस मैन्युफैक्चरिंग अप टू 31 March 2023। तो अब लोग क्या करेंगे? सपोजिंगली मेरे पास एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी को तो BAB नहीं मिलेगा, जाना ही है तो BAA में जा। वो 22 है, 17 से ज्यादा है। आइडिया, एग्जिस्टिंग कंपनी को डिसॉल्व कर देता हूं और नई कंपनी बना देता हूं। कितना इजी रास्ता है। लिसन, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये हम 10AA में पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह पे 80 IAC में ये कंडीशन आता है। दिस कंडीशन इज एग्जिस्टिंग इन अ लॉट ऑफ सेक्शंस, शुड नॉट बी स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन बाय एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग कंपनी को डिमोलिश करके या डिसॉल्व करके, नया लिक्विडेट करके नया कंपनी बनाना नहीं काम आएगा। इट हैज टू बी अ न्यू कंपनी, न्यू डोमेस्टिक कंपनी। आपने अगर कोई बिल्डिंग लिया है तो इट शुड नॉट बी प्रीवियसली यूज्ड एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर, मतलब बैंक्वे वाली कोई भी बिल्डिंग आपको नहीं लेना अलाउड है। दिस कंपनी शुड बी डूइंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड नो अदर बिजनेस। क्लियरली बोल दिया, ओनली मैन्युफैक्चरिंग, क्लियरली स्टेटेड इट शुड बी डूइंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड नो अदर बिजनेस। ये क्लियरली लिख दिया। इस कंपनी को भी वो सारे टैक्स बेनिफिट, अल्टीमेटली ये नए वाले टैक्स रेट उस ग्राउंड पे ही है। ऑल दोस टैक्स बेनिफिट्स, आपका जो भी आप टैक्स बेनिफिट्स लेते हो, वेदर इट इज SEZ, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये सारे टैक्स बेनिफिट आप छोड़ दो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एंड वंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज यू कैन नॉट चेंज। बाकी सब कंडीशन सेम है, जस्ट दैट इट हैज टू बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 115 BAA 25.168 एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 115 BAB 17.16। ये सब टैक्स बेनिफिट छोड़ दोगे, रेट ऑफ टैक्स इज वेरी लेस और मैट भी अप्लाई नहीं करेगा। एंड इफ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, वो ब्रॉड फॉरवर्ड खाली BAA में हो सकता है, BAB तो नया कंपनी है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तो CBDT ने खुद ने सजेशन दिया, बेटा एक काम कर, पहले तेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ले, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस खत्म हो जाए, उसके बाद में नए स्कीम में जाना, बिकॉज देयर इज नो स्टार्ट डेट। अंडरस्टूड? एंड यहां पे एक अमेंडमेंट आया सेक्शन 92BA के अंदर, दैट इज डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसेक्शन। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसेक्शन वी आर कवरिंग SEZ एंड इनकम रिलेटिंग चैप्टर 6 से डिडक्शन। लेकिन अभी क्या होएगा, मेरी अगर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रिडिक्युलसली लो रेट ऑफ टैक्स 17.16%, और हो सकता है कि मेरे ही दूसरे बिजनेसेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस। इफ आई एम डूइंग एनी डीलिंग बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन, जो दोनों मुझे ही बिलोंग करती है, तो मैं जानबूझ के वो डीलिंग करवाऊंगा एट अदर देन मार्केट प्राइस। Yes or no? I will tend to show more profits in this manufacturing company to exploit the concessional rate of tax। तो उन्होंने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसेक्शन के अंदर इस ट्रांसेक्शन को भी कवर किया। whenever you are the owner of a 115 BAB कंपनी एंड आपकी ही दूसरे कंपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में ट्रेडिंग हो रहा है, then the provisions of arm's length price are going to be applicable। that means inter business transfer has to take place at fair market value or arm's length price। it will also fall in the definition of specified domestic transaction। are we clear? एंड लास्ट, CBDT ने एक और चीज आपको क्लैरिफाई करके बोला दैट सपोजिंगली कोई कंपनी शिफ्ट होती है इनटू 115 BAA, दिस विल बी एग्जिस्टिंग कंपनी। नो, BAB तो नया कंपनी है, ये शिफ्टिंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली मैट नॉट एप्लीकेबल। और अगर मैट नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट है। व्हाट इज मैट क्रेडिट? वेन एवर मैट इज हायर देन नॉर्मल टैक्स, मैट क्रेडिट अवेलेबल होता है, और उसको यूटिलाइज कब करेंगे? वेन एवर इन फ्यूचर नॉर्मल टैक्स विल बी हायर। तो ये कंपनी पहले दोनों टैक्स कैलकुलेट करती थी, नॉर्मल भी करती थी, मैट भी करती थी, और हायर अगर मैट भरा है तो मैट क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड। मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। अब ये कंपनी नए वाले रेजिम में शिफ्ट हो रही है। अगर ये कंपनी नए वाले रेजिम में शिफ्ट हो गई, अगर ये कंपनी नए वाले रेजिम के अंदर शिफ्ट हो गई, दैट मीन्स कैन आई से इट विल हैव ओनली नॉर्मल टैक्स इन 115 BAA, मैट होगा ही नहीं। अगर मैट होगा ही नहीं
अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो तेरा अक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट कोई काम का नहीं है. योर अक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट इज गोइंग टू लैप्स. किधर यूटिलाइज करेगा, किधर यूटिलाइज करेगा भाई, किधर यूटिलाइज करेगा? मैट है ही किधर, मैट है ही किधर. सो योर अक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट विल लैप्स. कोई ऑप्शन ही नहीं है. सीबीडीटी ने ये भी सर्कुलर निकाल के कैरी फॉरवर्ड, ये क्लैरिफिकेशन दिया, आपको रिकमेंडेशन दिया. देख सुन बेटा, 115 BAA लेने के लिए कोई स्टार्ट डेट नहीं है. तो जब तक तेरा मैट क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हो जाता है, तू ओल्ड रेजिम में रह. कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. अगर नॉर्मल टैक्स हायर है तो टेक योर मैट क्रेडिट, और जिस दिन तेरा मैट क्रेडिट खत्म हो जाए उस दिन शिफ्ट होना नए रेजिम में. दैट मींस पुराने रेजिम में अभी भी कुछ कंपनी कंटिन्यू होएगी वेयर मैट विल बी एप्लीकेबल एट 15%. कौन सी कंपनी? एक तो जिस भी कंपनी को डिडक्शन लेना है, जिसका बहुत सारा डिडक्शन बाकी है, वो वाला कंपनी. एंड दूसरा जिसको ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट का बेनिफिट लेना है. दोज कंपनीज विल स्टिल कंटिन्यू इन दी ओल्ड रेजिम. आर वी क्लियर? दिस finishes the amendments, the highest amendments, the toughest amendments, including ordinance amendments of one of your most important chapters, minimum alternate tax. We will continue in the order of our textbook. Alternate minimum tax में वैसे तो कोई amendment नहीं है, लेकिन obviously वो जो individual की surcharge की rates है, after 2 crore 25%, after 5 crore 37%, यहाँ पे वो एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर भी वो ऑब्वियसली वो सरचार्ज लगेगा. आईटी अथॉरिटीज चैप्टर, सर्च एंड सीजर चैप्टर, नो अमेंडमेंट. असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए. सबसे पहला अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 139(1), कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ आरओआई. एज पर एग्जिस्टिंग रूल, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ आरओआई का रूल लगता है फॉर एवरी कंपनी, एवरी फर्म, अदर पीपल इफ जीटीआई exceeds basic exemption limit or ROR having asset outside India. Now we are saying for individual HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, when we are saying income exceeds basic exemption limit, which income we were checking? Gross total income. That means can I say income after exemption, before deduction? But now we will check the income before all these exemptions of capital gains chapter. Capital gains के अंदर we get exemption of 54, हाउस के बदले हाउस, 54B एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड, 54D कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 54EC NHA RECL बॉन्ड्स. ये सारे के सारे एग्जेम्पशन जो आप कैपिटल गेन्स में लेते हो, कैन आई से इट रिड्यूसेस योर कैपिटल गेन्स, therefore it will reduce your gross total income. और ये रिड्यूस करने के बाद आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चली गई, तो ये वाले एग्जेम्पशन को एड बैक करो. और अगर आपकी इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल बी कंपल्सरी. सपोजिंगली मैंने हाउस के बदले हाउस लिया है एंड मेरा एग्जेम्पशन 1 करोड़ रुपया है. सो आई हैव गॉट सैलरी इनकम एंड कैपिटल गेन में मैंने 1 करोड़ का एग्जेम्पशन ले लिया है. सैलरी इनकम 1 लाख है, तो मेरा जीटीआई सिर्फ 1 लाख है, लेकिन 1 करोड़ ऐड करो. इसका मतलब ये नहीं है कि 54 के एग्जेम्पशंस हम डिनाई कर रहे हैं. एग्जेम्पशन मिलेगा बट रिटर्न फाइलिंग विल बी कंपल्सरी. इन दैट रिटर्न यू शो योर इनकम आफ्टर टेकिंग दीज एग्जेम्पशंस. मींस वी आर नॉट डिनाइंग दी एग्जेम्पशंस, द एग्जेम्पशंस विल बी कंटिन्यू टू बी अवेलेबल. बट जो इनकम की अमाउंट देखी जाती है, द इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बिफोर दीज एग्जेम्पशंस, इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज रख दिया. 54 लिखा, बी लिखा, डी लिखा, ECF सब कुछ लिखा, लेकिन जो 54EE है, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वो नहीं लिखा. दैट मींस इफ यू हैव टेकन 54EE एग्जेम्पशन और उसकी वजह से आपका इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हुआ है, तो आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. दैट यू विल नॉट एड बैक. ये सारे के सारे एग्जेम्पशन आप एड बैक करोगे 54 सीरीज की. एड बैक डज नॉट मीन वी आर डिनाइंग द एग्जेम्पशन. आप वो पॉइंट समझ गए ना. एड बैक का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा लेकिन रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. लेकिन 54EE का जो एग्जेम्पशन है वो एड बैक नहीं होगा. पता नहीं इंटेंशनल था क्या अनइंटेंशनल था कि गलती से छूट गया, पता नहीं, बट 54EE का एग्जेम्पशन एड बैक नहीं होगा. ऑल अदर एग्जेम्पशंस of section 54 series will be added back, and if the income crosses basic exemption limit then filing of return is going to be compulsory. और उसी 139(1) में एक और amendment, any person who has deposited 1 crore rupees or more in current account in one bank account or more bank account, one or more current accounts, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट, देखो कैश डिपॉजिट नहीं लिखा है, तो इट कैन बी कैश और चेक. इफ यू हैव डिपॉजिटेड 1 करोड़ और मोर इन करंट अकाउंट then return filing is compulsory. अगर आपने फॉरेन ट्रैवल में इनकर एक्सपेंस किया, एक्सपेंस इनकर किया मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और अदर पर्सन,
एक ट्रिप या अलग अलग ट्रिप, खुद का या फैमिली का, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस 2 लाख से ज्यादा का खर्चा, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख से ज्यादा का खर्चा, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एनी अदर नोटिफाइड, देन रिटर्न फाइलिंग विल बी कंपल्सरी। तो रिटर्न फाइलिंग के नेट में 3 नए लोग आ रहे हैं, 3 नए लोग। फर्स्ट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 1 करोड़, एक अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट्स, टोटल देखना है। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 2 लाख, एक ट्रिप या मल्टीपल ट्रिप्स आपका या दूसरे लोगों का भी आपने खर्चा किया है तो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंसेस मोर देन ₹1 लाख, अगर इसमें से कुछ में भी केस में आप फॉल करते हो, देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। भले आपको अदरवाइज रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी नहीं थी, बट नाउ फाइलिंग ऑफ रिटर्न is going to be compulsory for these people. Filing of return is going to be compulsory for these people. Are we clear about the amendments that have taken place under section 139(1)? The return filing वाला जो section है उसके अंदर जो amendment हुए, everybody is clear about those amendments. Apart from that, with effect from 1st September, PAN से related कुछ changes आए. First of all, currently PAN लेना किसके किसके लिए compulsory? Every person who is accessible to tax, trustee of a trust, if you want to take any indirect tax, registration, turnover in business exceeding 5 lakhs, certain people. Now we are saying any other person who are entering into prescribed transaction, notified, मतलब एक लाइन ऐड कर दिया, हम लोग नोटिफाई करेगा किसके किसके लिए पैन अप्लाई करना कंपलसरी है. That's the first change that we are bringing over here. And the second change, linking of PAN with आधार, हम इतना मैंडेटरी बना रहे हैं कि लिसन एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं. अब आप आपका रिटर्न बिना पैन के फर्निश कर सकते हो अगर आपके पास आधार नंबर है. इफ यू हैव आधार नंबर, देन यू कैन फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम विदाउट पैन. तो 2 टाइप के लोगों की बात करते हैं. एक ऐसा आदमी जिसके पास पैन ही नहीं है. अगर आपके पास पैन नहीं है, कोई बात नहीं, पैन मत अप्लाई करो, रिटर्न फाइल करो, उसमें आधार नंबर डालो. आधार नंबर डालोगे, हमको पता चल जाएगा आपके पास पैन नहीं है. द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अलॉट योर पैन. वो लोग अपने आप एक 10 डिजिट का पैन अलॉट कर देंगे. आपका खाली आधार नंबर दे दो, हम आपको पैन खुद ही दे देंगे. पैन अप्लाई भी मत करो, ऑटोमेटिकली पैन आ जाएगा. और अगर आपके पास पैन पहले से है तो आपको आपका पैन और आधार लिंक करना कंपलसरी है. पहले मैं आपको अगला वाला अमेंडमेंट बता देता हूं. अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं करते हो तो योर पैन विल बी मेड इनऑपरेटिव. इट विल बी एज गुड एज आपके पास पैन नहीं है. समझ गया? वापस आऊंगा उस अमेंडमेंट के ऊपर. इफ यू हैव पैन, देन लिंकिंग इज कंपलसरी. लिंक हो गया तो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे फिर एक बार पैन मत लिखो, आधार लिख दो, लिंक हो चुका है. तो लिसन, 2 टाइप के आधार होल्डर्स, जिसके पास पैन है उसको कंपलसरी लिंक करना है, नहीं तो पैन ही इनऑपरेटिव हो जाएगा. आधार नंबर डाल के रिटर्न फाइल कर दो. वी ऑलरेडी हैव योर पैन, हमको पता चल जाएगा आप कौन हो. और अगर पैन नहीं है, कोई बात नहीं, तो भी आधार नंबर डाल के रिटर्न फाइल कर दो, हम अपने आप पैन अलॉट कर देंगे. और जिसका इनऑपरेटिव हो गया उसका भी पैन अलॉट हो जाएगा. सो लिसन, now let's see. Any person who is required to quote or intimate PAN, you have not been allotted, मतलब आपके पास पैन नहीं है लेकिन आधार नंबर है, then quote your आधार and system will automatically allot PAN. और अगर आपके पास पैन है and you have to intimate your आधार नंबर, आपको लिंक करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगला अमेंडमेंट देख लो. लिंक नहीं किया तो आपका पैन ही इनऑपरेटिव हो जाएगा. अगर आपने लिंक कर दिया तो वंस अगेन कोट योर आधार नंबर, हमारे पास आपका डेटाबेस ऑलरेडी है. और आप जो भी हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी हाई वैल्यू, वेदर बाइंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेदर मेकिंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जिधर जिधर जिंदगी में आपको पैन कोट करने की जरूरत थी, वेर एवर इन योर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यू वर रिक्वायर्ड टू कोट योर पैन. जहां जहां पैन कोट करना था वहां सब जगह पे पैन की जगह अगर आपने आधार नंबर कोट किया तो चलेगा. पैन एंड आधार विल बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. क्यों? अगर आपके पास पैन नहीं है तो आधार हमको दो, हम अपने आप एक लिंक किया हुआ पैन दे देंगे. और अगर है तो लिंक करना ही पड़ेगा आपको, और आप आधार नंबर कोट करते जाओ. इवन इफ यू डोंट कोट योर परमानेंट अकाउंट नंबर, यू कोट योर एवरीवेयर यू विल कोट योर आधार. इन अदर वर्ड्स, अब आपका आधार नंबर विल बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर पैन. आप जगह जगह पर अपने पैन की जगह पे आधार नंबर को यूज करके आपके सारे काम, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डोंट कोट योर पैन, जस्ट कोट योर आधार. एवरीथिंग कैन बी डन. Are you understanding? All of y'all, 100%. These were your amendments in your chapter assessment procedure. कौन सा chapter? Assessment procedure. Let's go ahead. Next chapter,
अपील्स में, रिवीजन में, सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, टर्निश टैक्स स्कीम, किसी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगला अमेंडमेंट आया आपके चैप्टर पेनल्टीज एंड मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर। एक्चुअली ये दोनों अमेंडमेंट सेम है, ये दोनों अमेंडमेंट सेम है। मिसलेनियस प्रोविजंस के अंदर एक नया सेक्शन आया 269 SU, एंड इफ यू डोंट कंप्लाई विद 269 SU तो पेनल्टी लगेगा 271 DB। डेट भी नोटिस कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दैट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टिल 31st October। दिस अमेंडमेंट वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम 1st November। सो इसका पेनल्टी भी ऑब्वियसली 1st November से चालू होगा। तो अगर मैं आपको एग्जिस्टिंग डेटा बताऊं, आपको पता होना चाहिए, देयर इज अ सेक्शन 269 SS, अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो पेनल्टी 271 D। देयर इज अ सेक्शन 269 ST, 2 लाख रुपया कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कंप्लाई किया तो पेनल्टी अंडर 271 D है। देयर इज अ सेक्शन 269 T, नहीं कंप्लाई किया तो पेनल्टी अंडर 271 E। इन दोनों के बीच में नया सेक्शन आया है, रूल आया 269 SU के अंदर एंड पेनल्टी आया 271 DB के अंदर। सो वी विल लर्न द रूल एंड द पेनल्टी, दोनों अमेंडमेंट साथ में होगा, याद रखना 1st November। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, मतलब ये सिर्फ बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, शेल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। जब भी आपके कस्टमर आपको पैसा दे रहे हैं, आप कैश लेते हो, आप चेक लेते हो, कोई बिजनेस वाला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पैसा एक्सेप्ट करता है। टेल मी यस और नो। लेकिन उतना इनफ नहीं है, उसके अलावा इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मोड्स, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मोड्स आपको प्रिस्क्राइब्ड मोड से पैसा लेना पड़ेगा। और जो प्रिस्क्राइब मोड्स मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूं, व्हाट हैव दे प्रिस्क्राइब्ड? रुपे डेबिट कार्ड, दे हैव प्रिस्क्राइब्ड भीम UPI, यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना पड़ेगा अगर आपका टोटल सेल्स टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सीडेड ₹50 करोड़। ऑब्वियसली करंट ईयर का टर्नओवर हमको पता नहीं, हमको लास्ट ईयर देखना पड़ेगा। तो लिसन, अगर 18-19 में आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था तो आपको 19-20 के अंदर कैश देखो, कस्टमर का ऑप्शन है, कस्टमर को कैश देना होगा, आप ले लो, चेक देगा, आप ले लो, योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS आप ले लो। बट इफ योर टर्नओवर लास्ट ईयर हैड एक्सीडेड 50 करोड़ और अगर कस्टमर आपको पैसा देना चाहता है थ्रू रुपे कार्ड और थ्रू यूपीआई, तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी आर नॉट सेइंग दैट अब सिर्फ रुपए और यूपीआई चलेगा और कैश चेक सब बंद हो जाएगा। दिस इज इन एडिशन एंड यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी। ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो कंपलसरी ही हो गया, कंपलसरी नहीं हुआ है। You have to provide the facility, मतलब over and above the existing modes of accepting, over and above the existing modes of accepting payments, you have to be accepting payments through these modes also. कौन सा modes? रुपे कार्ड एंड यूपीआई मोड्स ऑल्सो। और अगर आपने नहीं किया देन पेनल्टी विल बी, इधर ही बता देता हूं, 5000, वही बोला इधर, 5000 पर डे पेनल्टी इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड अंडर 271 DB। तो पूरा रूल यहां पे दिया है, दिस इज जस्ट द पेनल्टी। इफ यू फेल to do your duty given in 269 SU, then penalty of 5000 rupees per day is going to be attracted on you. Are we clear? So any assessee whose last year's turnover exceeded 50 crore rupees in the current year, you have to accept payment. You have to provide facility. ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है, फैसिलिटी अगर कस्टमर की इच्छा होगी तो आपको ये फैसिलिटी देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो 5000 rupees per day penalty is going to get attracted. 5000 rupees per day penalty is going to get attracted. Are we all clear on this? On the amendments of penalties and miscellaneous provision? Fantastic.